नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। हर बहन हर भाई को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। पर्यावरण यानी ईवीएस एनवायरमेंट के पेडागोजी क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन तक चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस यानी जो दिमाग के आपके जीएस लेवल जो पर्यावरण में आते हैं हमेशा। और 9 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन के बाद हम जो चलेंगे वो दिमाग को चेक करेंगे जो बिल्कुल रियल पेडागोजी होगी। तो पहले 9 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करते हैं। हर बहन हर भाई को जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कोई भी बिना ब्रेक के हर क्वेश्चन को सही तरीके से समझाने का प्रयास मेरा रहेगा गाइस, ठीक है? हाँ जी। तो हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकेंड आपको सोचने के लिए मिलेंगे। सही तरीके से लगाना है और मैं बिल्कुल फिगर से आपको समझा दूंगा चीजों को, ठीक है साहब? हाँ जी। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? ऑप्शंस हैं पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व। जी हां साहब। तो देखिएगा जो राइट आंसर जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्या यह हो जाएगा? जरा मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर आपका एक मैप, इसको मैं छोटा कर लेता हूं कि भाई बिहार कहां पर है। बिहार आपको यह पॉइंट दिख रहा होगा, उत्तर आपको यह होता है, दक्षिण आपका यह होता है, पूर्व आपका यह होता है, यानी ईस्ट ये हो गया तो नॉर्थ ये हो गया, और जब ईस्ट ये हो गया तो भाई वेस्ट तो ये हो गया ना, और नॉर्थ अगर ऊपर है तो साउथ नीचे हो गया। हमसे कह रहा है कि बिहार के सापेक्ष आपका क्या पूछा है? बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा। बिहार हमारा यहां है, जम्मू कश्मीर यहां है, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम पहले तीसरे ऑप्शन में है, और गोवा हमारा कहां है? गोवा ये है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया। तो तीसरा ऑप्शन राइट चला जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहता हूं, इसलिए जी जान से लगा हुआ हूं। चाहे फिगर हो चाहे दिमाग में सेट करने की बात हो। रहा क्वेश्चन दूसरा आपके स्क्रीन पर, ये समय शुरू हुआ है अब। हाँ जी साहब। बहुत बढ़िया साहब। तो देखिएगा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ध्यान देने वाली बात है कि बाष्पीकरण अगर किसी क्षेत्र को, हम क्षेत्र विशेष में अगर पानी है तो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो बाष्पीकृत होगा ऊपर की नहीं होगा। तो जब बाष्पीकृत में ये बोला है कि सबसे धीमी होगी, तो हमें ये बताओ कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो भाई पानी ज्यादा आएगा, और जब पानी ज्यादा आएगा तो ये बताओ कि उस आयतन, अगर बर्तन का आयतन ज्यादा है तो बर्तन का आयतन अगर इतना बड़ा है तो इसमें बाष्पीकरण भी भाई तेजी से होगा, और बर्तन का इतना बड़ा है तो भाई क्षेत्रफल अगर इतना है तो कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि सतह का क्षेत्र भी कम होना चाहिए, और अगर सतह का क्षेत्र कम हो गया तो तापमान में कमी भी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बाष्पीकरण वो होता है जो आपका क्षेत्रफल को घेर के ऊपर आपकी जो है, मैंने आपको मानसून पढ़ाया था उसमें बड़ा अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है ना? तो ये विज्ञान का एक चैप्टर है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, कठिन क्वेश्चन है, ठीक है? समय शुरू आएगा इस अब आपका। जी हां। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं स्थान और दूरियां, हम 1 से 9 क्वेश्चन तक चलेंगे। 9 क्वेश्चन ज्यादा दूर नहीं, 9 क्वेश्चन तक केवल कठिन क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन के बाद 30 क्वेश्चन तक बिल्कुल रियल पेडागोजी आपको कराएंगे। स्थान, दूरियां और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो यार एक मैप आपको है, मैप आपको दिया जाता है, और मैप देने के बाद आपसे कह दिया कि बिहार ये, जम्मू कश्मीर ये है, यूपी ये, उत्तराखंड ये, मध्य प्रदेश ये है, राजस्थान ये, यहाँ पर गुजरात है ना, गुजरात यहाँ पर है, ठीक है? तो इस टाइप में सारी चीजें आपको बताई दी जाती हैं। फिर आप कहते हो क्या है ये? दोस्तों चित्रण कौशल है। आप देखते हो कि बिहार से राजस्थान की कितनी दूरी है, ये इसकी कितनी दूरी हो सकती है। तो ये रिलेट आप किससे करते हो? ग्राफिकल रिलेट करते हो आंखों की क्षमता से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों का बहुत ज्यादा गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं यहां पर एग्जाम में गलत नहीं होने देना चाहता हूं। समय शुरू हुआ है अब आपका। बहुत बढ़िया साहब। दिशात्मक नहीं होगा भैया मेरे, है ना? जी हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर। अब देखिएगा, स्वागत है आप सभी का। मैं लास्ट में नाम लूंगा कि किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा, मतलब कौन सी ऐसी राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा बहुत आई है। अब अमूमन बच्चों ने क्या देखा होगा? एनसीएफ 2005 ही सुना होगा, जिसको हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है? तो यार एनसीएफ एक नहीं थी, एनसीएफ बहुत आ चुकी हैं। एनसीएफ 2005 से भी पहले एनसीएफ आई है। कौन सी एनसीएफ में प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्चा क्षेत्र के
रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, यानी ईवीएस चैप्टर में आपका संभावना बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि भाई पर्यावरण का एग्जाम होगा, पर्यावरण का पेपर होगा। पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश जो की गई थी एनसीएफ 1975 में की गई थी, नॉट एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष की बात करें, एस पाल जी आ जाते हैं, कृष्ण कुमार आ जाते हैं निदेशक, ठीक है। एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें तो कहा गया था कि बिना बोझ के यहाँ पर अब जो है बोध वाले जो बच्चे होते हैं उनको बिना बोझ के शिक्षा के लिए बताया गया था। एनसीएफ 2005 में यह बताया गया था कि स्कूली वातावरण को बाहर वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में जो सिफारिश आई थी वो सबसे पहले 1975 में आई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर ये रहा, और 5वां को मैंने चित्र लगा दिया है, चित्र से समझाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया साहब, अच्छी तरीके से समझना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित का मतलब होता है झूम खेती। झूम खेती का मतलब होता है जहां पर आप कुछ समय के लिए खेती करते हो और खेती करने के बाद आपका मन हट गया और खेती जो है मिट्टी वहाँ की अनुपजाऊ हो गई और आपने छोड़ दिया, और फिर आप दूसरी जगह जाके आपने बहुत जो है एक बस्ती बनाई, मतलब अस्थायी खेती हो, स्थायी नहीं खेती होती, अस्थायी खेती होती है। मन आया 5 साल आपने खेती करी, फिर उस चीज को छोड़ दिया, आपने कहा ये बंजर हो गई, अब इसको हटाओ, दूसरी जगह चलते हैं। तो स्थानांतरित खेती में वनों को जलाकर खेती की जाती है, उसी की हम उर्वरक बनाते हैं। ये हमारा उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाला जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, नागालैंड, असम, यानी ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में होते हैं, सिक्किम में होता है ये सब काम, तो ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो झूम खेती, स्थानांतरित खेती, ये सब समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, प्रकाश जो है प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल। यहां पर बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, याद रखना है। बांध कभी भी अगर आप प्रकृति का दोहन करोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जरूरी नहीं है कि प्रकृति के विनाश के लिए आप अपने मतलब अपने सहयोग के लिए प्रकृति का विनाश करो। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांध मनुष्य के लिए लाभकारी भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इफेक्ट वो होता है जो सूर्य के द्वारा प्रकाश आता है और कुछ मात्रा में क्या होता है पृथ्वी से टकरा के वापस नहीं हो पाता है ओजोन लेयर से टकरा कर, ठीक है। अब बात ये आती है गाइस कि भाई अगर मात्रा में प्रकाश आएगा और अगर उसका 5% भी पृथ्वी पर बच गया, ठीक है, और वापस नहीं गया, तो पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश पृथ्वी को गर्म करेगा, बिल्कुल गर्म करेगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएगा। इसके अलावा उनमें गैसें कौन सी होती हैं? CO2 गैस होती है, ठीक है, मेथेन भी होती है, मेथेन को हम CH4 कहते हैं, ठीक है, और जलवाष्प की बड़ी मात्रा होती है। सबसे ज्यादा अगर पूछी जाए ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, फिर मेथेन की होती है, फिर जलवाष्प की होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान, देखो बहुत सारे ऐसे रेगिस्तान होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कुछ ऐसे रेगिस्तान होते हैं जहां पर कुछ पवनें नहीं आ पाती हैं, गर्म पवनें नहीं आ पाती हैं, या फिर डायरेक्ट किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। ठंडे रेगिस्तान को हम संज्ञा देते हैं। रेगिस्तान क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश के क्षेत्र को हम रेगिस्तान कहते हैं। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और जो है बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। सिंपल सी बात है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, क्यों नहीं होते? क्योंकि यार यहाँ पर ये रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश के कारण, ठीक है। रोक लिया जाता है मानसून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, और ये आज का इस क्वेश्चन का लास्ट है, लेकिन वीडियो जो 10 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक चलेंगे, अब पेडागोजी स्टार्ट होगी 10 से 30 तक, ठीक है। ताजमहल का पीला रंग, ताजमहल की बात करें तो इंडिया के आगरा शहर में ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पर शाहजहां के द्वारा किया गया था, या जल्दी से कमेंट करो किसके द्वारा किया गया था और किसकी याद में किया गया था, ये भी बताइएगा, ठीक है। स्थापित किया गया था और इसको अजूबों में शामिल करा गया। ताजमहल की अगर हम बात कराएं तो आपको इसका पीला, जो पीला रंग है, येलो कलर है, येलो कलर, ठीक है। और येलो कलर होने का कारण क्या है? इसका एसिड रेन है, ठीक है। एसिड रेन है। एसिड रेन में HNO3 होता है, H2SO4 होता है,
कारण क्या होता है? SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, नॉट सल्फर, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, याद ये रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपका। अब बात आती है कि आपके दिमाग को टेस्ट किया जाए, है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ले रहा हूं और आप इसको 10 माने, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा टाइप करने में मिसप्रिंट हुआ है मेरे से, कोई बात नहीं, 16 से हम 30 क्वेश्चन तक चलेंगे। सुषमा चाहती है कि उसके क्षेत्रों में माफी चाहेंगे, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। अब सुषमा ये सोच रही है कि कैसे न कैसे छात्रों के दिमाग में पर्यावरण के प्रति, पेड़ों के प्रति सचेतता सेट करी जाए दिमाग में, और कहा जाए कि पर्यावरण के लिए पेड़ों को कैसे बचाना चाहिए, कैसे जो है हमें सेव ट्री का एक स्लोगन तैयार करना चाहिए, यानी उसका पालन करें। तो क्या हो सकता है, क्या रणनीति होगी उसके सामने? कक्षा में बहस आयोजित करा के, कक्षा में चर्चा करते तो चलो ठीक है, लेकिन बहस का जरूरी नहीं होता है, तो ये निगेटिव हो गया। समूह चर्चा बिल्कुल हो सकता है, बहुत बेस्ट आंसर है, लेकिन समूह चर्चा एक नियत समय तक, एक लिमिट समय तक ही होती है। लेकिन अगर हम एक एक बच्चे से कहें कि अपने अपने घर पे एक एक पौधे को आप पोषित करोगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाने के बाद उस पौधे के बारे में सोचेगा और पेड़ पौधों के बारे में सोचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। इससे समूह चर्चा बेस्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि समूह चर्चा में क्या होता है, समूह चर्चा में कुछ ही समय का ज्ञान छात्रों में रहता है और उन चीजों को फिर वो रियलाइज नहीं करते अपनी आम जिंदगी से। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा स्क्रीन को छोटा करते हैं और पढ़िए, 20 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। बहुत बढ़िया साहब। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या सर, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका चला जाएगा किसके साथ? राइट आंसर आपका चला जाएगा, पहले हम देख लेते हैं क्या है। अभय ने अपने छात्रों से बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, जिनसे उनके आसपास जो लोग पीड़ित थे, ठीक है, पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। मतलब उनसे जो बीमारियां थी उनको, उनके बारे में पाठ्यपुस्तक में दिखा नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, क्या है, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। यह जो शिक्षण है अधिकतम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है? इसने समूह के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, बिल्कुल किया, हमसे पूछा नहीं हो सकता, ठीक है। 17 का डी बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ 3 दे रहे हैं। इससे बच्चों के वास्तविक जीवन, बिल्कुल हो सकता है, ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये बेस्ट आंसर है, ये नहीं हो सकते, हमें निगेटिव आंसर बताना है। कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं। तो याद रखना है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है साहब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बीमारी के बारे में समझने में अगर मदद मिलती तो हम चीजों को क्लियर कर लेते, निदान कर लेते। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 समुदाय, हाँ जी, पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, समय शुरू हुआ है अब। आने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस। डेटा हैंडलिंग की कोई बात ही नहीं है साहब, डेटा हैंडलिंग तो समझ में आ रहा है कि साथ काम करने का सक्षम बनाया जाएगा, क्योंकि भाई शिक्षक जो अभय होगा और छात्र होंगे उनके बारे में भाई कुछ तो जानकारी है, इसलिए उनके पास डेटा तो विद्यमान है, लेकिन ये नहीं पता है कि बीमारियां क्या हैं, बीमारियों के बारे में क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 19, अब 19 का बच्चे कह रहे हैं सी होगा सर, 19 का सी कह रहे हैं, देखते हैं भाई सी कैसे होगा और क्या हो सकता है कि चांसेस क्या सी के बढ़ रहे हैं या नहीं। अच्छा, कितने बच्चे सी वाले हैं और कितने बच्चे, यहाँ पर ग्रह नहीं है, ये है, ठीक है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है। बिल्कुल, समुदाय जो होता है, आपके आसपास जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल एक शिक्षण हो सकता है, एक अधिगम। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। संसाधन मीन्स क्या होता है? आप उनका प्रयोग करते हो, ठीक है। तो यार क्या हो सकता है? यह सस्ता और सुलभ है, निगेटिव आंसर। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समस्या है। क्या समाज में या समुदाय में केवल बुजुर्ग लोग होते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है बेस्ट नए लड़कों से भी मिल जाए ज्ञान। यह वास्तविक परिस्थितियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है, बेस्ट आंसर है, क्योंकि अवसर प्रदान करने वाला सबसे सकारात्मक आंसर होता है। कोई भी समुदाय में
उपलब्ध समस्त को ज्ञान, यहाँ पर बिल्कुल आलोचना की बात आई है, नेगेटिव आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, ईवीएस से क्वेश्चन है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आपने पढ़ा है एनसीएफ। जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, देखता हूं भाई आज कितने लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं और कितने लोग सही करते हैं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चों ने मनोविज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान को उठाना है, नोट्स नहीं बनाया है फटाफट बना ले, प्लेलिस्ट को उठाएं, ए टू जेड सीरियल से बिल्कुल लगा के रखा है, पूरे यूट्यूब को चैलेंज कर दिया है, और यूट्यूब को चैलेंज कर दिया है, उसको स्वीकारने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि गुरुजी वर्ड ने काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसके बाद पढ़ना है कि आप देखो मटेरियल है या नहीं। मनोविज्ञान को पूरा ए टू जेड उठाओ, उसके बाद पेडागोजी को उठाओ। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलोगे कुछ नहीं होने वाला, एक एक सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलो। फिर आप पर्यावरण का चल रहा है उसको उठाओ। ठीक है, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट की बात करें, मैथमेटिक्स की पेडागोजी फिनिश कराने वाले हैं, डिजिट वाली मैथमेटिक्स भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ईवीएस शिक्षण में क्या किया जाता है भैया कि कक्षा में अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उससे समृद्ध करने के लिए, बिल्कुल बात सही है, हमने एनसीएफ में कहा है कि विद्यालय के बाहर को जोड़ना चाहिए। तो यार सिंपल सी बात समझो कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी आंसर सबसे ज्यादा बच्चों का है, ए आंसर होगा पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना। हमने खूब पढ़ा है एनसीएफ को, खूब रट्टा मारा है कि एनसीएफ 2005 में यह कहा गया है कि विद्यालयी वातावरण को, यानी किताबी वातावरण को बाहर के वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा पढ़ा है? हाथ उठाइएगा। अब बात आती है क्यों एक होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि शिक्षण कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ने का मतलब क्या है? विद्यालय के बाहर से जोड़ने का मतलब यह है कि किताबी ज्ञान को पाठ्यपुस्तक से बाहर जोड़ना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक अगर कर देना, मुद्दों को उसी में जोड़ देना है, तो फिर पाठ्यपुस्तक ही पढ़ लेंगे, समाज के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट ने 2018 में क्वेश्चन को 2 ना मार के पहला ऑप्शन मारा था, तो मेरे हिसाब से भी पहला आंसर चला जाएगा, क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, ये जरूर था, मात्रा में, बहुत मात्रा में आंसर लगाया था बच्चों ने 2, और मुझे भी लगता था कि 2 आंसर होगा, लेकिन रियलिटी अगर उसके अंदर की बात करें तो 1 आंसर चला जाएगा। अगर आपको सीडीपी की वीडियो नहीं मिल रही है तो गुरुजी वर्ड ऐसा करके डाल देना है, गुरुजी वर्ड प्लेलिस्ट, सर्च ऑप्शन में गुरुजी वर्ड मनोविज्ञान प्लेलिस्ट 2020 2000 जितने में भी आप पढ़ रहे हो, आगे की बात कर रहे हो, पीछे की बात कर रहे हो, कब वीडियो देख रहे हो। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। एकल परिवार में क्या होते हैं? माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि एकल परिवार, परिवार क्या होते, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला एकल, दूसरा आपका संयुक्त। एकल परिवार में माता पिता व बच्चे होते हैं, लेकिन कैसे बच्चे? अविवाहित बच्चे, है ना। और जो है संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, और उसके बाद जो है क्या आते हैं, चाचा और ताऊ वाला जो परिवार आता है वो आपका संयुक्त परिवार में होता है। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है, एकल परिवार है और उसमें लिखा है कि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं, तो एकल परिवार तो हुआ नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या कह रहा है? बिल्कुल गठन तो करते हैं ना। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? परिवार की परिभाषा गलत है ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूं। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ऐसा कोई गलत नहीं, क्योंकि हमें एकल परिवार का ये यहां पर निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है? रमा ने अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील, ऐसा कोई जरूरी है संवेदनशील की बात कर रहा है या असंवेदनशील की बात कर रहा है? लेकिन हाँ, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहा था एकल परिवार और निकला क्या? संयुक्त परिवार निकला, इसलिए समावेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर ये रहा गाइस। हाँ जी, स्वागत है
रेखा, रवि यादव, गुड़िया, कमलेश गिरी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, गुरुजी वर्ल्ड को सर्च करके ग्रीन लोगो आपको दिख जाएगा। प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम। प्ले स्टोर पे गुरुजी वर्ल्ड नहीं मिलता है, बच्चे गुरुजी वर्ल्ड डाउनलोड करने लगते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षाओं की गतिविधि है? चित्र पढ़ना बिल्कुल हो सकता है, फील्ड भ्रमण, बाहर की दुनिया से बच्चों को रूबरू कराना, श्याम पट का उपयोग, बिल्कुल बच्चों का उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन तीनों ऊपर सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 23, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। कैसे बन सकता है बताना है। बहुत बढ़िया साहब, एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे यार। लाइक वाइक भूल जाते हो क्या यार, इतना मतलब रोजाना मतलब कहलवाया करो लाइक और सब्सक्राइब का, ठीक है ना। जो नए बच्चे आते हैं वो बिल्कुल भरोसा करेंगे, पुराने बच्चे तो उनसे कहना ही बेकार है ना, है ना। वो तो भरोसा पहले ही इतना कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बनता है। एकीकृत, समावेशी, बिल्कुल विषयगत। विषयगत नहीं होगा तो चीजें समझेगा नहीं बच्चा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सपेरे से रिलेट करेगा, सपेरे से रिलेट करेगा। बहुत बढ़िया साहब। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्यों है कि यह एक अवैध कार्य है? गलत, जरूरी नहीं, क्योंकि हमें लिखा है जागरूक करना। अवैध कार्य क्या मतलब होता है? सपेरों के लिए, क्योंकि इन दिनों अक्सर उन्हें ही नहीं देखते हैं। ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं देखते हैं, देखने की बात क्या ऑप्शन क्वेश्चंस में दी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से उन्हें विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है सपेरा? ये कोई जरूरी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्योंकि पाठ्यपुस्तक में सपेरों के बारे में इसलिए हमें बताना है, क्यों बताना है, किसको किस लिए जागरूक करना है कि सपेरों को वो नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि भाई पर्यावरण की को क्षति ना पहुंचाएं आप। जो जीव पर्यावरण में नेचर में प्रदत्त हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे आप इंपॉर्टेंट हो वैसे सपेरे भी इंपॉर्टेंट है, सांप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 25, मिड डे मील से रिलेट करेगा, मिड डे मील से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर जी यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है आपका, यहाँ पर लिखिएगा, यह लिख लेना, ठीक है। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक ऑप्शन हो सकता है? मिड डे मील, आप समझ रहे हो ना। अच्छा, मिड डे मील कब शुरू हुआ था ये मुझे कहीं कमेंट करके बताएगा जल्दी से। 2004 में पका हुआ भोजन तो, लेकिन अगर हम बात करें मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था तो क्या हो जाएगा? प्रियांशु, नोटिफिकेशन लेट आता है तो आप, अवधेश यादव आपका नाम ले लिया मेरे भाई, टेंशन मत लिया करो। आप सभी बच्चे परेशान नहीं, आप बहुत परेशान हो जाते हो यार, है ना। चीज़ें बिल्कुल चलो सभी का ले लेता हूँ। समीर खान, मीठी, किरण, शानू, जुगल, अक्षय कुमार, प्रदीप, किरण, अमित, गुलशन, अरुणेन, तान्या, इंद्र। बहुत बढ़िया साहब, तो अभी बाद में देखेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन तक चलिएगा पहले। तो देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मिड डे मील की अगर हम बात करें, अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम उपलब्ध कराता है। अवसर प्रदान करने वाले ऐसे ऑप्शंस हमें लगाने हैं। मिड डे मील की शुरुआत 2000 और मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी, याद रखना है, ठीक है, 95 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 26 आपका रहा ये स्क्रीन पर। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। टेलीग्राम को सबसे पहले नोटिफिकेशन हम दे देते हैं। सतीश, मिथिलेश, रिंकी, ITS, नेवर, रिया, उर्मेश्वरी, सोनिया, लव कुमार, दीपक, ब्रजेश कुमार, संध्या रस्तोगी, इंद्र राजपूत, पूजा जायसवाल, शहीबा सिद्दीकी। बताओ क्वेश्चन भैया,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना की अगर बात करें, बोझ के बिना की अगर हम बात करें, स्कूल बैग का वजन कम करने की बात की गई थी क्या? इससे भी बेस्ट आंसर अबोध का भार कम करने की बात नहीं की गई थी एनसीएफ 2005 में, बिल्कुल की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। स्कूल बैग का बिल्कुल बात की गई थी, लेकिन क्यों की गई थी? क्योंकि बच्चा अबोध था मेरे भाई, लर्निंग विदाउट वर्डन की बात करी गई थी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा। ए की बात करी गई इसलिए क्योंकि स्कूल बैग को तो कम किया जाए, लेकिन बैग का कम करने का मतलब एक्चुअल में क्या था, इसीलिए आपको सी टेट टेट आपको क्वेश्चंस में फंसा देता है, क्योंकि ऑप्शंस दो सही हो सकते हैं। ऑप्शंस दो में सबसे बेस्ट कौन है? क्योंकि उसका डिटेल जानो कि अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ना कि बस्ते का भार कम करने की जरूरत है। बस्ते की बात की गई थी, लेकिन बस्ते के पीछे कारण क्या है मेरे भाई, रीजन क्या है, उसको भी जानना जरूरी है ना। 27 ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया साहब, बताएं ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस एनवायरमेंट कक्षा में आखिर सीखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, समय शुरू हुआ है अब। मंजू, सीमा कौशिक, राहुल, श्रद्धा प्रजापति, मुंशी प्रसाद, श्रीकांत राजपूत, ले लिया भाई मेरे। सोनिया कुमारी सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आवाज़ तो बहुत ख़राब है, मैं तो माइक का भी यूज़ नहीं करता हूँ, माइक का मैं कभी यूज़ नहीं करता, ठीक है ना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, नीतू, जमुना रावत, शिल्पी, शालिनी। तो साहब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएस कक्षा में समूह को सीखने के लिए बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा। देखता हूँ, पहले सी देख लेता हूँ। सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने, बिल्कुल बहुत ही बेस्ट आंसर, मतलब क्वेश्चन कोई उड़ा दिया आपने, बेस्ट आंसर है भाई मेरे। लागू करना और अवसर प्रदान करने वाले, और अगर हम बात करें चर्चा में लाने वाले प्रश्न हमेशा सकारात्मक होते हैं। प्रत्येक बच्चा अगर भाग लेता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, कोई भी संदेह नहीं है। चलूँ आगे? बिल्कुल साहब चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बाला का पूरा नाम क्या है? इससे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो हिंदी में पूछ लिया था 2018 में ये क्वेश्चन, और एक आपसे पूछ लेगा अब की बार अगर आ जाएगा तो बाला का इंग्लिश रूप दे देगा। तो बाला का हिंदी रूप बताओ, ये 18 का क्वेश्चन, 2018 में आपसे पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। और जो अन्य टेट एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि सी टेट का जो कवर करता है वो अन्य टेट एग्जाम्स कवर करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, सी टेट के तौर पे अन्य टेट भी क्वेश्चंस निकालता है अपने। तो यार बाला का सबसे पहला फुल फॉर्म जो है वो है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्या हो जाएगा? अब मतलब क्या है समझना, इसको अच्छी तरीके से समझना। ऑप्शन नंबर 28 का डी दे रहे हैं। 28 का डी में किसका है? प्रियंका तयाल का है, ठीक है ना। जो भी है, कट्टो चौधरी का ए है, ठीक है। अखिल गौतम, क्या हुआ भाई? प्रगति, रजनी, लाभ सिंह, है ना। सी ऑप्शन सौम्या त्रिपाठी का बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों का सी आंसर है। क्यों है सी आंसर? क्योंकि हम बताते हैं अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग का मतलब वाला। अब वाला का फुल फॉर्म समझना और आप समझ जाओगे कि क्या हो सकता है। तो वाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या सर? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग, और एड, एड मीन्स क्या होता है? सहायता। एड ये वाला AID। तो बिल्डिंग एज लर्निंग, बिल्डिंग का मतलब ये होता है एज लर्निंग। लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना, अधिगम होता है। सहायक मीन्स क्या होता है? सहायता होता है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग वी एज, ठीक है, लर्निंग, और ए से एड हो गया। समझ रहे ना चीजें? तो ये चीजें समझिए मेरे भाई, ठीक है साहब। तो हर बच्चा इस दो क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में रख लेना, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वाला का हिंदी रूपांतरण होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, इंग्लिश रूपांतरण होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्लियर? तो इसी का मतलब होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 29, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? बेहतरीन साहब, मजा आ गया, बिल्कुल। तो लाइक कर दो फिर फटाफट, और पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाएं औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। जरूरी नहीं है सभी विचार और दृढ़ता जो बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। क्या ये हो सकता है? जरूरी नहीं है कि दृढ़ता शब्द लगाएं हम, सभी विचार और केवल विचार, ये निगेटिव आंसर की तरफ
लाते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्पष्टीकरण की बात करते हैं, जो अलग होते हैं, वो वैकल्पिक ढांचे की बात करते हैं। क्या आपके अंदर वैकल्प है, विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं? क्या महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर होती हैं? क्या बच्चियां लड़कों की तुलना में कमजोर होती हैं? एक शिक्षक ये कहता है कि तुम लड़की जैसा व्यवहार मत करो, आखिर वजह क्या? ये 4 क्वेश्चन मैंने जो रिपीट करे हैं, उनका क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? ध्यान दीजिएगा। क्या महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं? क्या लड़कियां लड़कों की तुलना में मैथ में कमजोर होती हैं? क्या लड़कियां खेलों की तुलना में लड़कों की तुलना में खेल में कमजोर होती हैं? क्या एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हुए ये कहता है कि शिवम तुम लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, तो मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर यह रूढ़िबद्ध धारणा है, जो लोगों के बीच में एक बड़ी ही गलत मैसेज की बात कर रहा है। लड़की को या फीमेल कैंडिडेट को नीचा दिखाने की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन और सी टेट में पूछा गया था कि एक पोस्टर में ये लिखा था, क्या सर? एक पोस्टर में ये लिखा था, एक पोस्टर में ये चित्र छपा था पर्यावरण के लिए कि उसमें लड़कियां महिलाएं झाड़ू लेकर घर का काम दिखाती हैं, और एक पोस्टर में ये छपा था दूसरी तरफ कि लड़के ऑफिस का काम कर रहे हैं या बाहर का काम कर रहे हैं। तो क्या है? ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। जरूरी नहीं है कि लड़कियां घर का काम करें, ऑफिस ना जाएं। तो क्या है? ये समाज में एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हमेशा एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन ना अगर समझ में आए, तो रूढ़िबद्ध आपको केवल विकल्प छांटना है कि रूढ़िबद्ध है या नहीं है। अंधविश्वास, मिथिक ये मत डालना मेरे भाई। किसी ने अंधविश्वास और मिथिक भी डाला होगा। मैं देख लेता हूं एक आंसर देखना चाहता हूँ। किसी बच्चे ने दिया है, प्रगति कुमारी ने 1 दिया है, मिथक है भाई। 4 विजय शंकर, 4 अंधविश्वास है क्या? मैं यहाँ मूर्ति पूजा की बात कर रहा हूँ या मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ क्या मेरे भाई? है ना, जो तुम लोग यहाँ पर कर रहे हो। 4th ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सर मेरा नाम ले लो, कौन है कैंडिडेट? बड़ा परेशान है, भाग्यश्री राणा, है ना। तो ये परेशान होने की बात नहीं है मेरे भाई, बस पढ़ने की बात है। तो सबसे पहली बात है कि क्या वीडियो में कोई कमी है जो अनलाइक करके बच्चे चले गए? मुझे बताओ। अनलाइक करो, गालियां दो, लेकिन क्या कर दो, एक बार ये बताओ कि वजह क्या थी, आगे सुधार किया जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। आशीष, भगवान सिंह, नाम कौन सा कह रहा है बच्चा? सर नाम लो। जियोनी P5, श्वेता, एकता, विश्वकर्मा, तनु, नीलम, रिंकी। अभी जाके तुरंत गुरुजी वर्ड को टेलीग्राम से ज्वाइन करो। पहले टेलीग्राम डाउनलोड करो, फिर उसमें सर्च करो। ठीक है, दीक्षा, सोनम, दिनेश, बहुत बढ़िया। सिंधुजा शर्मा नाम ले लिया है भाई, नाम ले लिया है। रिया गुप्ता, वेरी नाइस क्लास। देश के हित, बिल्कुल देश के हित के लिए काम करते हैं, आप सभी के लिए काम करते हैं दोस्तों। सीमा कौशिक, मधु यादव, अभिषेक कुमार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइक अनलाइक की बात होती रहती है मेरे भाई, ये तो सभी पे। मैं वही बात कहता हूँ, अब्दुल कलाम साहब या फिर विवेकानंद ही क्यों ना आ जाए, आज वीडियो बनाए आके फिर से उनको जिंदा कर दिया जाए और कहा भैया वीडियो बनाओ जाके, उनके पे भी अनलाइक आएंगे। ये समझो इस चीज़ को, है ना। सुषमा, राकेश, कविता, रंजन, सागर। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी वीडियो के साथ अपने नए परिवार। यू आर गुरुजी वर्ड, ठीक है ना। तुम खुद गुरुजी वर्ड हो, तो याद रखना है तुम गुरुजी वर्ड वाले हो, कहीं पर झुकने वाले नहीं हो। आप सभी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूं ही इसी जोश, इसी बुलंद आवाज के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार, माता पिता एवं सभी बेहतर और उम्दा होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरनमेंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न वेस्ट होंगे NCERT के ऊपर। और खासियत इस वीडियो की यह है कि केवल हमने दो ऑप्शंस रखे हैं, कहीं 2 तो कहीं 3। ज़्यादातर इस वीडियो में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, सटीक आंसर आपको लगाना है, मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी। और सुपर फास्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को ख़त्म कर देंगे, पूरा निचोड़ मिलेगा। और हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई से मेरा यही कहना है कि वीडियो 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक बेहतर साबित होंगे।
यानी यह वीडियो आपके लिए नींव होगी, क्लियर, मजबूत नींव की तरह साबित होगी। हर बहन हर भाई को सैल्यूट है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन इंतजार कर रहा है, इसलिए क्वेश्चंस को धुआं करना है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना राज्य मुझे जरूर लिखें अगर आप नए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत तेजी से खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। हर चीज़ को अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। और ऑप्शंस आपका ये लखनऊ वाला जो है उत्तर प्रदेश का पार्ट है, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी में एक अनुसंधान केंद्र है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, जो आपके कानपुर में है। यह भी पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सर? फल्स विभाग यानी दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है, फर्स्ट हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जंगल अधिकार कानून कब आया था, यानी कब लागू हुआ था। अब यहां से आपके दो क्वेश्चंस बनेंगे। मेरा क्वेश्चंस का मकसद दोस्तों ये नहीं होता है, आप सभी पुराने बच्चे जानते होंगे कि क्वेश्चंस को निचोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को टिक तो कोई भी लगा सकता है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये आता है कि जंगल अधिकार कानून कब लागू हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि कब आया था। लागू होना और आने में बहुत फर्क है दोस्तों, ठीक है, पारित होने में और लागू होने में बहुत फर्क है। अगर मैं आपसे कह दूं कि लागू हुआ था तो आंसर हो जाएगा 2007 हो जाएगा, ठीक है। 2007 में ये लागू हो गया था भारत में, और इस जंगल अधिकार को लाया गया था, यानी जब कब आया था तो ये हुआ था 2006 में आया था, ठीक है, और लागू हुआ था पूरे देश में 2007 में। फर्क यहाँ पर पूरी डेट अगर हम आपसे कहें तो 2007 की बात चलो ठीक है, लेकिन कौन सा महीना था? 31 दिसंबर 2007 को ये लागू हो गया था, और यह आया था 2006 में। जंगल अधिकार कानून में क्या था कि जो पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं आसपास के एरिया में, उनको अधिकार है कि वो जंगल के उत्पादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे? दो क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ग्रीन पीस क्या है। क्या कह रहा है सर? ग्रीन पीस क्या है? हाँ जी, पर्यावरण योजना, डाकघर परियोजना। तो जल्दी से बताएंगे कि भैया ग्रीन पीस क्या है। हाँ जी, बहुत अच्छे। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहां पर अगर हम बात आपसे करते हैं तो ग्रीन पीस हो जाएगा आपका पर्यावरण योजना हो जाएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे, ग्रीन चैनल क्या है, कमेंट करेंगे फटाफट। देखो यहां पर मैंने दो ऑप्शंस आपको दिए हैं। क्या सर? दो ऑप्शंस दिए हैं। एक तो ग्रीन पीस क्या है, तो ये पर्यावरण योजना है। एक ग्रीन चैनल किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों है डाकघर परियोजना। क्लियर? तो दोनों फर्क आपको समझा दिए, इसलिए दो ऑप्शंस लिए थे। दो क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है साहब। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बच्चे बहुत सारे बच्चे देहरादून मारेंगे, कुछ बच्चे अहमदाबाद भी मारेंगे, लेकिन हर चीज़ का आंसर देहरादून नहीं होता है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है, 7-8 केंद्र लिए हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है। जैसे ये क्वेश्चंस हम लोग भूल जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र हमारा अहमदाबाद गुजरात में है, और इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1989 में, 1989 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र अनुसंधान की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जाएगा गुजरात का पार्ट है मेरे भाई। क्लियर? याद रखेंगे मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट वन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा ये, विश्व वन्य जीव। इसमें लिए हैं हमने 3 ऑप्शन। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? भालू है, जिराफ है, पांडा है। अब देखो साहब, अगर हम आपसे ये कहें कि भाई वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में जो पशु लिया गया है वो सर पांडा को लिया गया है। अब ये पांडा किस प्रजाति का है? ये सर भालू ही प्रजाति का है, लेकिन हम आंसर तो भालू नहीं लगा सकते। आंसर क्या लगाएंगे सर? हम पांडा को लगाएंगे। क्लियर? याद रखना है। विश्व वन्य जीव कोष का जो है मुख्यालय कहां पर है, अगर सर आपसे पूछे तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, आपको ये भी याद रखना है। स्विट्जरलैंड खुशहाली में पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है विश्व में, ये भी आपको याद रखना। तो 3 क्वेश्चन यहां से आपके हो गए क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? बहुत तेजी से आंसर देंगे और पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड है क्वेश्चंस।
अच्छी तरीके से वॉच करेंगे। ये 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेहतर साबित करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपको देखने ही पड़ेंगे पूरी तरीके से। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। क्या हो जाएगा सर? के.एम. मुंशी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ताजमहल के पीले पड़ने का जो क्षरण होने का कारण क्या है? क्या कारण है जो ताजमहल आगरा का पार्ट, यानी अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में एक शहर है आगरा जो ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां से मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, चारों क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। ताजमहल के पीले पड़ने का रंग तो हम पहले आपको बता देते हैं, अम्लीय वर्षा जिसको हम कहते हैं सर एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन की अगर हम बात करें तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसमें अहम भूमिका निभाता है। HNO3 प्लस H2SO4 की बात होती है तो दोनों आ जाते हैं नौसादर प्लस यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल। साथ में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन और पूछा जाता है ये कहाँ है सर? ये है आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है ताजमहल से रिलेट करता है, ताज ब्रांड क्या है? ताज ब्रांड क्या है? नीचे आपको कंफर्म करना है ताज ब्रांड क्या है। क्या ताज ब्रांड है? आलू का उत्पादन है ताज ब्रांड, या बताओ चाय का उत्पादन है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स, ध्यान दीजिएगा। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? यूएसए की बात कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा का प्लेस आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पद पर आसन्न हुए थे या हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स जो है आपके कहाँ पर है? विस्कॉसिन में है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? वी के साथ चला जाएगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है सर? नैरोबी केन्या में है। तो ये दोनों में फर्क आपको मैंने बता दिया है। चलता हूं नेक्स्ट वन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 ऑप्शंस लिए हैं, उड़ाइए धुआं धुआं, बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं फोटोकॉपी मशीन। जब भी हम जीरोक्स कराने जाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है उस मशीन से जिससे फोटोकॉपी होती है? उससे भी एक गैस निकलती है। कभी आपने ध्यान दिया है? नहीं ध्यान दिया है, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत में डालती हैं। अगर हम बात करें जीरोक्स वाली मशीन से तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ओजोन गैस निकलती है। ये पार्ट किसका है सर? ये जो है आपका ऑक्सीजन का पार्ट है, यानी O2 प्लस O बन के क्या बनती है? O3 बनती है। और इसका जो सिंबल होता है सर O3 होता है। ओजोन परत भी होती है जो कहाँ पर होती है सर? समताप मंडल में होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ओजोन परत को मापने के लिए हम क्या करते हैं? डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 4 ऑप्शंस लिए हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका रीजन क्या है? पूरे वीडियोस में मैंने दो दो ऑप्शंस लिए हैं। इसका रीजन ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21% होती है, ठीक है। एग्जैक्ट देखा जाए तो 20.93% होती है, तो लगभग 21%। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखना है कि आर्गन कितनी होती है। आर्गन होती है आपकी 0.93%, जो तीसरी गैस सबसे ज़्यादा है। और लास्ट की है आपकी CO2 जो है 0.03%। ये 3-4 गैसेस आपको बताई हैं। ऑक्सीजन 21, 78, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93 यहाँ पर आर्गन गैस होती है। तो फिलहाल नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा जो ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा 3 ऑप्शंस लिए हैं और 3 ऑप्शंस में आपको उड़ाना है धुआं धुआं। जी हाँ, देखिए सर जी, अगर हम बात करें भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? हम जब भी बात करते हैं भारत में वन किस प्रदेश में है, तो अगर मिजोरम और मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शंस में है तो हम क्या लगाएंगे? हम मध्य प्रदेश लगाएंगे। अब देखिए, जब भी मध्य प्रदेश ना हो ऑप्शन में तो हम क्या लगाएंगे सर? मिजोरम लगाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे किसको? मध्य प्रदेश को। सेकेंड देंगे हम मिजोरम को। लेकिन जैसे ही अगर हमसे लिख देता क्षेत्रफल में तो भी हम मध्य प्रदेश लगाते। अभी तो कुछ नहीं लिखा है। और जैसे ही यहाँ पर लिख देता परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते मिजोरम को। तो मिजोरम परसेंट के हिसाब से क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश और प्रतिशत के हिसाब से आपका है मिजोरम, और घने वन के अनुसार है आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिए। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सेकंड के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में आपको टिक करना है। बहुत बढ़िया, जी हाँ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बताएं। बहुत अच्छे। भूतल पर CFC का प्रयोग कहां पर होता है? तो मैं कहता हूं कि भूतल पर दोस्तों खेत खलियान और रासायनिक उर्वरक में,
हेयर स्प्रे सौंदर्य प्रसाधन में, तो भैया सिंपल सी बात है, क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, हेयर स्प्रे सौंदर्य प्रसाधन में। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सी जगह पे होता है। आपके डिस्पेंसर होते हैं वहां पर सीएफसी का प्रयोग होता है, वातानुकूलित जो सिस्टम होता है वहां पर होता है, रेफ्रिजरेटर पर में होता है, हेयर स्प्रे में देखो एयर स्प्रे लिखा है इसमें, शेविंग क्रीम जो आप जो है दाढ़ी वगैरह बनाते हो, शेव वगैरह बनाते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें विविध सौंदर्य प्रसाधन में तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये सभी इसमें है। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से बताइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? एक होता है यूएनडीपी होता है, एक होता है यूएनईपी होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी, तो दोस्तों आप क्या लगाओगे, नैरोबी केन्या लगाओगे। क्या लगाओगे सर, नैरोबी केन्या लगाओगे। जैसे ही यहाँ पर यूएनडीपी हो जाएगा तो तुरंत आंसर बदलकर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, दोनों में समझ गए। एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है जो आपका केन्या में है, यूएनडीपी की बात करें तो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और ये सारी वीडियोस हमने आपको यहाँ पर पहले बता चुके हैं, जिसमें हमने यूएनईपी यूएनडीपी में अच्छी तरीके से पढ़ाया है। क्लियर, टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ा था तो चलो अब क्लियर हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ऑप्शंस आपके लिए हैं 4। देखो, जब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव होता है, तो सूर्य से आने वाली किरणें क्या करती हैं, पृथ्वी के ताप को बढ़ा देती हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली किरणें वापस नहीं जा पाती हैं और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो भाई जब बढ़ेगा टेम्परेचर तो क्या होगा, जो कहीं ना कहीं गोलार्धों में स्थित जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलेंगे। तो सिंपल सी बात है, गर्म होने से बजाय एक प्रत्यक्ष परिणाम पूछा था, तो होगा तो यही। जब ये होगा तो पिघलेंगे, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। याद रखना है, ग्लेशियर पिघलेंगे और पृथ्वी क्या हो जाएगी सर, जलमग्न हो जाएगी। वैसे भी पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी है सर, 71% जो है पानी है और 29% क्या है सर, स्थल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो 3 ऑप्शन से लिए गए हैं। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से किसको हम जानते हैं? बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको बताना है भैया, जल्दी से बताना। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जाना जाता है दोस्तों कान्हा किसली के लिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश अगर जाना जाता है तो आपके वनों के अधिकता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश जाना जाता है दोस्तों आपके टाइगर स्टेट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो बच्चा जानता है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तब बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। अभी तो बच्चा जानता है कि 5 जून को, लेकिन अब वो सम्मेलन आपको बताना होगा जिसमें पहली बार विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 1972 में सम्मेलन था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन था और ये पड़ता है भैया स्वीडन में। और 1972 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था और बाद में ये कहा जाने लगा कि अब हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? हवा की परत को, ओजोन परत को, पानी की परत को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ओजोन परत यानी O3 की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओजोन परत जो होती है वो हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हमारे ऊपर क्षोभ मंडल है और हमारे उसके ऊपर हमारा होता है समताप मंडल। क्वेश्चन में आ सकता है ओजोन परत कहाँ पर है, तो सर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे फटाफट। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, केवल हम आपको बताते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता यही वाला पार्ट है आपका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर आपकी इक्वेटर की बात करते हैं। ठीक है।
और इसके नीचे आपकी मकर रेखा होती है, यहाँ पर कर्क रेखा होती है। तो अगर भारत में पूछे सबसे ज़्यादा जैव विविधता तो केरल में शांति घाटी में, और शांति घाटी पूछे भारत में कहाँ है तो केरल में है, ठीक है। और फूलों की घाटी भारत में कहाँ है तो उत्तराखंड में है। तो केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, शांति घाटी यानी केरल जो है आपका जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करवा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। बहुत अच्छे, क्या बात है, जी हाँ, बहुत बढ़िया। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर बच्चे क्या लगा देते हैं, बहुत सारे बच्चे देहरादून लगाकर चले आते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है। मेरे भाई जब भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको मैं याद दिलवाना चाहता हूँ महाराष्ट्र और नागपुर वाला जो पार्ट है वो चला जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर चला जाएगा, वही चला जाएगा, ठीक है। याद रखा, जब भी आप देखते हो ना नीरी, आपने सुना होगा नीरी वाला, ये नीरी वाला पार्ट दोस्तों यही है। क्या है ये नीरी वाला पार्ट, क्या है सर, NEERI, ये नागपुर में है। जगह अगर आपसे ये कहे कि ये भैया संस्थान कहाँ पर है, ये भैया कहाँ पर है, तो भी आपको यही मारना है, आपका संस्थान नागपुर, जहाँ पर अनुसंधान होते हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट के जो प्रयोग होते हैं, वैज्ञानिकी प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चंस में अगर नीरी लिख के आए, अगर हिंदी में नीरी लिख के आए या इंग्लिश में नीरी लिख के आए तो भी आपको यही मार देना है, नहीं तो आपको सर क्वेश्चन आपने गलत करवा दिया। क्लियर, नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखना। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, 3 ऑप्शंस लिए हैं। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, वनों का विनाश, वनों की सुरक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा वन एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हम वन को लगा तो सकते हैं, वनों की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें कि चिपको आंदोलन जो रिलेट करता है वो विनाश से तो होगा नहीं। सन 1972 में आया हुआ चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड के रेडी गांव या चमोली जिले की बात करता था, यहाँ से रिलेट करता था वनों की सुरक्षा के लिए ये प्रबंध, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा से लेकर बहुत सारे ऐसे पार्ट आए थे जिसमें आगे बहुत ज़्यादा लोगों ने भूमिका निभाई थी। तो सुरक्षा के साथ चला जाएगा। सन आपको याद रखना है 1972। एक इसी तरीके का था एक एपिको आंदोलन जो आपके कर्नाटक राज्य की बात करता था, पांडुरंग हेगड़े साहब की बात करता था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21, मेधा पाटेकर की जब भी बात आए तो नर्मदा आंदोलन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। ये इस तरीके की गैसेज हैं, इनसे कौन सा ऐसा प्रदूषण होगा जिससे दिक्कत होगी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ेगी तो भैया जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण से तो कोई मतलब नहीं है। बच्चा जान जाएगा कि भैया अगर ये कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जो CO के नाम से जानी जाती है, ठीक है, सिंबल आपको पता होना चाहिए, CO के नाम से जानी जाती है। और ये जो दोस्तों होती है ये कहीं ना कहीं वाहनों से बहुत ही खतरनाक निकलती है, वाहनों से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो भाई एनवायरनमेंट को गंदा करेगी, और एनवायरनमेंट के गंदे होने से क्या जल प्रदूषण होगा, नहीं, वायु प्रदूषण होगा जो हम लोग खींचते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में 4 ऑप्शन लिए हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। ओजोन क्षयकारी मतलब, क्षय का मतलब होता है दोस्तों, क्षय का मतलब होता है विनाश, क्षय का मतलब होता है विनाश या उन्मूलन होता है। क्या होता है, विनाश या उन्मूलन होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपका CFC हो जाएगा, और ये होता है कार्बन, फ्लोरीन और जल्दी से बताएंगे क्लोरीन, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, CFC हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। और नेक्स्ट वन की बात करेंगे कि भैया पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है। PAN का फुल फॉर्म आपको बताया, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। क्या मृदा होगा, जल होगा या फिर वायु होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भैया वायु प्रदूषण के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 24 कह रहा है 3 ऑप्शंस के साथ, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसको गलत करके आते हैं। देहरादून में है, भोपाल में है या फिर लखनऊ में है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको लगाना है, कहां पर लगाना है इस क्वेश्चन का भैया, राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश यानी भोपाल। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर आप तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम से क्या कह देते हो, आप तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कर देते हो, एकदम से भैया आप कंफ्यूज कर देते हो। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बच्चे कहते हैं देहरादून के साथ चला जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तराखंड का पार्ट है देहरादून। हमने भोपाल वाला बताया था कि भोपाल वाला कौन सा पार्ट है, उन सभी को आपको लिख लेना है। इसमें क्वेश्चन 7 ऐसे होंगे जिसमें आपको केंद्र बताए हैं, अकादमी बताई हैं, शोध संस्थान बताए हैं। अच्छी तरीके से याद रखना है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहां पर है, उत्तराखंड का पार्ट देहरादून में है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे आपसे, क्वेश्चन नंबर 25। संरक्षण एवं विनाश किसकी पुस्तक है, संरक्षण एवं विनाश किसकी पुस्तक है, कंफर्म करके फटाफट बताइएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने भी इसको डिस्कस करा है अपनी वीडियोस में 2-3 बार। संरक्षण एवं विनाश किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये जाएगी सरला बहन के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, वन महोत्सव के लिए जाने जाते हैं आपके के.एम. मुंशी, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस पुस्तक का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ 3 ऑप्शंस लिए हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा प्रदूषण किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है, माफी चाहेंगे प्रदूषण निकल रहा है, अभी प्रदूषण आपको पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षण, देखो मैं आपको बताता हूं तीनों ऑप्शंस लेने का कारण क्या है, रीजन क्या है। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, पहली बात तो इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए हम बीओडी का इस्तेमाल करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, पहला हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है, और हम जब भी कोई भी चीज खरीदते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड होता है। क्लियर, तो यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं टीडीएस में भी हम वाटर को चेकिंग करते हैं, लेकिन नदियों में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन की घुली मात्रा होती है, वो हम नापते हैं बीओडी के साथ, जिससे हमें पता चलता है वाटर पॉल्यूशन कितना है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। सभी बच्चे ठोको लाइक, ठीक है ना, और धुआं धुआं करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। बहुत तेजी से चल रहे हैं इस वीडियो में, 50 क्वेश्चन फटाफट कर लेने हैं, अच्छी तरीके से वॉच करेंगे। अधूरा ज्ञान नहीं लेना है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे अधूरी वीडियोस छोड़कर चले जाते हैं। भाई मैं अधूरी वीडियोस बनाकर नहीं छोड़ता हूं, तो आप क्यों छोड़ते हो, सिंपल सी बात है। आप एक चैप्टर अगर किताब से भी पढ़ते हो तो अधूरा नहीं पढ़ेंगे। खाना अच्छी तरीके से खा रहे हैं, उतना ही लेना है जितना आप पूरा खा लेते हैं, ठीक है ना। अधूरा कोई भी काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। सोनभद्र, देहरादून, कानपुर। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देहरादून के साथ चला जाएगा, उत्तराखंड के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। उत्तराखंड में आपका फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी भी है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। परावैंगनी किरणों से, सूर्य के ताप से, हानिकारक गैसों से। अगर हम बात करें वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा, भैया सिंपल सी बात है, आप कहते हो यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। यूवी रेज में 2 प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के, ए, वी, सी। तो हानिकारक सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं, यूवी सी हानिकारक बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। राइट आंसर परावैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 29 के साथ मैं लेता हूँ 3 ऑप्शंस। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका मुख्य होती है, किन गैसों की भूमिका मुख्य होती है। तो हम याद करें कि भाई जलवायु परिवर्तन होता है, और हम कहते हैं सूर्य से आने वाली किरणें जो पूरी तरीके से वायुमंडल में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं, हम उनको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और वही क्या करती हैं सर, पृथ्वी के ताप को बढ़ा देती हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि भैया ये बताओ मुझे, क्या सर, हमें ये बताओ कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। तो आप कह दोगे कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जितनी भी गैसेज होती हैं वो हमारा हो जाता है जलवायु परिवर्तन के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, जल्दी से कंफर्म करें। भोपाल, लखनऊ, कानपुर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो बच्चे यहाँ पर भोपाल वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं फटाफट देखते हैं, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उड़ाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 में 2 ऑप्शंस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। कह रहा है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहां पर स्थापित होते हैं। मनुष्य के द्वारा। हम जब भी बात करते हैं क्षोभ मंडल में क्या होता है, सारी क्रियाएं होती हैं वर्षा संबंधी, मौसम परिवर्तन संबंधी। इसके ऊपर समताप मंडल होता है। कहता है सर हम तो भाई
जहाज उड़ाएंगे, हमारा टेम्परेचर समान है। यानी वायुयान जो उड़ता है भैया वो क्या होता है, वो सर क्या होता है, वायुयान जो उड़ता है वो हमारा किस में होता है, समताप मंडल में होता है, इसी में ओजोन परत होती है। अगर हम लास्ट परत की बात करें तो मैं कहता हूँ बाह्य मंडल जो होता है, जो बाह्य मंडल, यहाँ पर वायुमंडल नहीं लिखना है, बाह्य मंडल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाह्य मंडल, ये देखो इसका पार्ट है, यहीं पर आ गया है बाह्य वायुमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा बाह्य वायुमंडल। आपको क्या याद रखना है, बाह्य वायुमंडल जो है आपको याद रखना है। मानव द्वारा जो निर्मित जितने भी सैटेलाइट होते हैं जिससे हमारे संचार, उपग्रह, टीवी, टेलीकास्ट ये सब होता है, ये सभी किससे होते हैं, बाह्य वायुमंडल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दो ऑप्शंस के साथ यहां पर देखेंगे, कह रहा है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को, चंडी प्रसाद भट्ट को। अगर हम बात करें तो दोनों व्यक्ति जो है किससे रिलेट करते हैं, दोनों व्यक्ति आपके रिलेट करते हैं आपके एनवायरनमेंट के संरक्षण से। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि वृक्षों का आदमी, तो आपका उत्तराखंड वाला पार्ट चला जाता है सुंदरलाल बहुगुणा के साथ। और ये जो है भैया, ये जो है किससे रिलेट कर जाएंगे, ये भैया रिलेट कर जाएंगे आपके चिपको आंदोलन 1972 1972 वाले उत्तराखंड से। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। मैं कहूंगा अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सूर्य से आने वाली किरणें वापस नहीं लौट पाती हैं और रोक ली जाती हैं वायुमंडल के द्वारा, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा या घटेगा। तो आप कहोगे सर सूर्य से आ रही हैं तो भैया बढ़ेगा, तो यहाँ पर घटने का कोई सवाल नहीं है। और कारण क्या होता है, इससे सर ग्लेशियर पिघलते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा सर, बढ़ जाता है, बढ़ेगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के साथ, तीन ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, 34 से 50 बहुत तेजी से 5-6 मिनट में खत्म करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है, तो दोस्तों CFC की बात कर रहा है कुल मिलाकर, मुझे पता है। C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। तो क्लोरो से क्लोरीन, फ्लोरो से फ्लोरीन और कार्बन से कार्बन। तो भैया सिंपल सी बात है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ये जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मेथेन एथेन की बात नहीं, कार्बन नाइट्रोजन चलो ठीक है, यहाँ पर कार्बन की बात चलो ठीक है, नाइट्रोजन और मेथेन की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। CFC में क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरीन लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन चाहे यहाँ पर फ्लोरीन, एक जगह फ्लोरीन होगा क्योंकि ये होता है क्लोरीन और ये होता है फ्लोरीन और ये होता है कार्बन। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के द्वारा, अगर हम कहें भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। अब हम यहां पर बात करते हैं 1982 में, 1972 में, 1980 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ 3 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है, तो 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर कह रहा है जलकुंभी है, यूकेलिप्टस है और बांस है, बांस है, ठीक है ना, बांस आपने बंबू जिसको बोलते हैं। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये दोस्तों हमारा सफेदा भी कहलाता है। दूसरी बात, अगर कहें कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, ये भी एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। बंगाल का आतंक दोस्तों होता है हमारा जलकुंभी, ठीक है दोनों एनवायरनमेंट के लिए खतरा। ये आपका घास में आता है। अगर पूछे निम्नलिखित में से घास कौन सा है, तो घास में बांस आता है, नहीं तो आप लकड़ी में लगा दो, हमेशा बांस को घास में रखा गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूकेलिप्टस सफेदा के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 4 ऑप्शंस लिए हैं इसमें। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बंगलौर कर्नाटक, देहरादून उत्तराखंड। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा था 7 से 8 क्वेश्चन हैं। जो बच्चे अभी आए हैं स्टार्टिंग से वीडियो देखें, और 7 से 8 क्वेश्चन आपको लिखने हैं जो मैंने इस वीडियो में केंद्र डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, वो भी किसका, पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र।
वो है भैया यहाँ पर बंगलौर कर्नाटक में बच्चे कह रहे हैं क्या हो जाएगा, बंगलौर कर्नाटक में क्या बच्चे कह रहे हैं कि देहरादून हो जाएगा। सिंपल सी बात भैया, ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने जरूर देहरादून को रखा है। मैंने पता था कि मुझे पता था देहरादून आप मारोगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के साथ 2 ऑप्शंस हैं। कह रहा है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो आकाश होता है एक्चुअल में क्या है सर, आकाश एक्चुअल में कैसा है सर, काला है आकाश। अगर देखोगे अंतरिक्ष में, देखे आप अंतरिक्ष से जाके ऊपर देखोगे तो आपको वास्तविक आकाश का कलर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में दिखाई कैसा देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दूरी जो होती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो काफ़ी दूरी तय करके आती हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, इसमें काफ़ी जो है धूल के कण होते हैं, ठीक है। इसी के तहत क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी और सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं किसका कारण बनता है सर, प्रकीर्णन का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ चला जाएगा। हम खैर इसको पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस साइंस वाले चैप्टर में करेंगे, जिसको हम फिगर से आपको बताएंगे। 39 की बात करेंगे। 39 क्या कह रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि बीओडी को हम फुल फॉर्म में कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बताओ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने एक बार और आया है उसमें डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि भैया जब भी वाटर में आपको एयर को चेक करना है कि भैया ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घुली हुई है, तो उससे पता चलता है कि जल प्रदूषण कितना हाई है, कितना लेवल है, कैसा लेवल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जल प्रदूषण के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। कह रहा है पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए डॉट डॉट मुक्त करते हैं। तो इस डॉट डॉट की जगह पर कौन सी गैस भरी जाएगी। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं, समझ रहे हो, जो हम लोग छोड़ते हैं CO2 वो पौधे लेते हैं, यह तो पक्की बात है। लेकिन बदले में हमें क्या देते हैं, सांस लेने के लिए हमें क्या देते हैं, हमें देते हैं भैया ऑक्सीजन। नहीं तो ये वाला लगा दो। हमें यार कंफर्म पता है कि जो एक पेड़ होता है वो खींचता क्या है, वो CO2 खींचता है जो हम लोग फेंकते हैं, और वो हमें देता क्या है, O2 देता है जो हम लोग लेते हैं। तो उल्टा होता है हमेशा, ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 हम फेंकते हैं, और उल्टा किस में होता है, पेड़ में। वो क्या करते हैं, वो O2 फेंकते हैं और CO2 लेते हैं, जबकि हम CO2 फेंकते हैं, और भैया वही होता है हमारा राइट आंसर। तो भैया CO2 हमें क्या मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पूछी जाए तो 21% है, और इसकी मात्रा 0.03% है, ठीक है। अगर आपका पॉल्यूशन दोस्तों ना बढ़े, पेड़ अगर ना काटे जाएं, तो आपको बस मैं आपको इतना बताता हूं कि पेड़ अगर ना काटे जाएं, मनुष्य अगर अपनी हदों से सही तरीके से रहे, तो भैया आपको पता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं उतनी ऑक्सीजन ले लेते हैं पेड़, और बदले में जितनी हमें चाहिए होती है उतनी दे देते हैं। तो याद रखना है, बैलेंस रहता है एनवायरनमेंट में, यही प्रक्रिया प्रकृति की है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए छेड़छाड़ कर रहे हैं, और वही हम लोग भुगतेंगे आगे, और भुगत रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष दोस्तों, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष से 2 क्वेश्चन बनेंगे। विश्व वन्यजीव का यहाँ पर एक आपको जंतु मिलेगा। जंतु क्या है, जंतु दोस्तों हो जाएगा पांडा, जो आपके भालू कुल का है। और कोष कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो जाएगा सर, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में 3 ऑप्शंस के साथ यहाँ पर स्क्रीन पर है। कह रहा है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, विश्व वानिकी दिवस हमारा मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, अच्छी तरीके से वॉच करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 2 ऑप्शंस के साथ। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल तक माना जाता है। जो भी देखो, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर, डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया है कि डॉप्सन क्या है, मिलता जुलता, तो डॉप्सन को भी बता दिया मैंने, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि कितने डेसिबल तक हमारे कान सुरक्षित हैं, तो इस क्वेश्चन में वही बोला है, हमारे 85 डेसिबल तक कान सुरक्षित हैं। किसने कहा है सर, यूनाइटेड जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है
यानी अगर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात नहीं है यहाँ पर क्या है, अमेरिका ने भी एक बयान दिया था, तो वहाँ पर आपको नहीं मतलब है, क्योंकि जो यूएन की बात होती है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, तो दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कि भैया 65 डेसिबल तक मनुष्य के कान, और किताबों में आपको 70 भी मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि 65 से जो 70 वाला ऑप्शन होता है कि अगर इतना मनुष्य के कान जो है पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ज़्यादा अगर ध्वनि पड़ती है तो कान डैमेज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, तो बच्चा जानता है कि भैया पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दो ऑप्शंस हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी हमने कहा था जी से गैस होता है और एन से नेचुरल होता है, सी से कंप्रेस्ड होता है, तो कंपाउंड का तो कोई जवाब ही नहीं है, कंपाउंड का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसे ही होता है एलईडी, लाइट इमिशन डायोड। ऐसे ही होता है आपका CFL, है ना, CFL होता है क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप होता है, इस टाइप में होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिमाग से शायद निकल रहा है, थोड़ा सा आप इसको सही करिएगा, कोशिश करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CNG हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। TDS का क्या था? टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट होता है। BOD का क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है ना। COD का क्या होता है? COD का होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा था? तो अगर है की बात करें या था की बात करें तो छुआरा खजूर दोस्तों चला जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे तेजी से, कह रहा है 47 कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % पर वन होने चाहिए? बार बार क्वेश्चन रटाया है आपको। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर होने चाहिए? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के अनुसार, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम, और घने वन के अनुसार में क्या है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य वाला क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 33%, ठीक है। हैं कितने सर? 24% हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस जो है हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी के साथ 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो तीनों याद कर लेना है, एक महीना जोड़ दिया 22 अप्रैल, फिर एक महीना जोड़ दिया 22 मई, जल, पृथ्वी और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे। तो ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल 48 का बी हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 49, सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या है? इसमें ऑप्शंस आपको नहीं दिए हैं, मैं फिर भी बता देता हूं। सफोकेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है जो जीवों पर प्रभाव डालती है, इफेक्ट डालती है। और ये रहा 50वां क्वेश्चन आपका बेहतरीन। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, बोन सम्मेलन बच्चे कह रहे हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और भैया ठोको लाइक, एक और क्वेश्चन बनता है कि इस सम्मेलन में क्या इंपॉर्टेंट था? इस सम्मेलन में आपका 5 जून का जो पर्यावरण हम लोग आजकल मनाते हैं, यही पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन में तय हुआ था कि अब हर साल से मनाएंगे। तो पहली बार पर्यावरण जो है सम्मेलन, यानी अगर हम बात करें पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया था? 1972 में। अगर क्वेश्चन में आए कि पहली बार कब मनाया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। कहाँ का है ये? स्वीडन का है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो भैया बहुत सुपर फास्ट वीडियो थी, तो हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। सभी बच्चे तैयार रहें, आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपके लिए यहाँ पर इंटरव्यू की बात होगी। आपका ज़रूर यहाँ पर अच्छी सफलता के लिए आपकी फुटेज, वीडियो फुटेज, आपका इंटरव्यू यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड ऑल इंडिया बच्चे देखेंगे, ठीक है ना। ज़िंदगी भर आपकी वीडियोस लोग देखते रहेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे हमसे आप हमेशा के लिए जुड़े रहें। वंदे मातरम।